दोस्तों आज है 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती, या ये कहो कि हिंदुस्तानियों के लिए, हम लोगों के लिए एक और मौका जब हम खुल के गांधी को गाली दे सकते हैं। मैं अब से लगभग 2 साल पहले एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में हिस्ट्री पढ़ाया करता था। तो हिस्ट्री में जब मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होती है, जहाँ से गांधीयन पीरियड 1915 वाला जब पीरियड शुरू होता है, तो वो पढ़ाना शुरू करने से पहले मैं क्लास में अक्सर पूछता था कि आप में से कितने लोग हैं जो गांधी को पसंद करते हैं। तो 60-70 लोगों की वो क्लास रहा करती थी और उन 60-70 में से आज तक किसी एक ने भी हाथ नहीं उठाया ये कहकर कि वो गांधी को पसंद करता है। सबके पास में गांधी को नापसंद करने के, गांधी से नफरत करने के अपने अपने रीजन थे। किसी को लगता था कि गांधी हिंदू विरोधी हैं, किसी को मुसलमान विरोधी लगते थे गांधी, किसी को हिंदुस्तान विरोधी लगते थे, किसी को लगता था पाकिस्तान गांधी की वजह से बना है, किसी को लगता था भगत सिंह की फांसी गांधी की वजह से हुई है, और ऐसे ऐसे हजार रीजन लोगों के पास थे गांधी को नफरत करने। मुझे कभी कभी लगता था कि इतिहास की सारी गलतियों का जिम्मा गांधी के सर लाके इन्होंने मार दिया है। किसी को नापसंद करना, पसंद करना आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन ऐसा करने से पहले, किसी के बारे में अपनी कोई राय बनाने से पहले, मुझे लगता है उस इंसान को हमें जान लेना चाहिए अच्छे से। हम गांधी को जानते नहीं हैं, हमने गांधी के बारे में बस सुना है। किसी ने व्हाट्सएप पे पढ़ लिया, किसी ने इंस्टाग्राम पे पढ़ लिया, किसी ने अपने दादा से सुना था, अपने नाना से सुना था, हमने सुना है, हमने गांधी को पढ़ा नहीं है। हम जिस दिन गांधी को पढ़ लेंगे, मेरे ख्याल से हमारी राय गांधी के बारे में बदल जाएगी। आप जब इस बात को कहते हैं कि आपको गांधी से नफरत है, तो उसका कारण कहीं ना कहीं यह है कि आपको वो नफरत कराई गई है। हिंदुस्तान में जुमला चलता है हमारे यहाँ कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, लेकिन क्या सच में मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है? अगर गांधी मजबूरी का नाम है तो फिर सत्य, अहिंसा और साहस का नाम क्या है? मेरे ख्याल से सत्य, अहिंसा और साहस का नाम है गांधी। वो समझ में कैसे आएगा? वो समझ में आएगा जब आप गांधी को पढ़ेंगे। देखो क्या है, हम लोगों ने जैसे भगत सिंह के बारे में जो हमने विचार बना रखे हैं, वो ऐसे से बना रखे हैं कि भगत सिंह एक जवान उम्र का लड़का है, खून खौलता हुआ, और उसके पिताजी को जैसे किसी ने गाली दे दी और वो बंदूक उठा के लाया, उसने धड़ 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 करके अंग्रेज मार दिया। ऐसा नासमझ किस्म का इंसान हमने भगत सिंह को बना रखा है। इसलिए आप वो टी शर्ट्स भी देखते होंगे जिसमें बंदूक लेके भगत सिंह की फोटो छपती है। हमने भगत सिंह को पूरी तरीके से जोड़ दिया बंदूक के साथ में। वो मैं भी पहनता था कुछ साल पहले तक, भगत सिंह की वो टी शर्ट। वो कारण क्या है कि वो हमारी नासमझी का परिचय है। हमने भगत सिंह को केवल बंदूक से जोड़ दिया। हमने ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि 23 साल की उम्र में उस आदमी ने दुनिया का कितना लिटरेचर पढ़ लिया था, उस आदमी को समझ कितनी थी, उसको कितना इतिहास पता था, उसको विचारधाराओं के बारे में कितना पता था। सेम हमने गांधी के साथ किया। हमने गांधी को घर का वो बुढ़ा बना के डाल दिया जो हर जगह लड़ाई होती है जैसी वो हाथ जोड़कर पहुंच जाए, माफ कर दो, हमसे गलती होगी। लेकिन गांधी ऐसे नहीं है, नहीं है ऐसे गांधी। आपको समझना पड़ेगा कि जब गांधी हिंदुस्तान के अंदर आए हैं और जब उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर पार्ट लेना शुरू किया, उस समय हिंदुस्तान की हालत थी क्या? आपको लगता है कि हिंदुस्तान केवल 200 साल अंग्रेजों से गुलाम रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप पीछे इतिहास उठा के देखिए, हम हजारों साल तक गुलाम रहे। और किसने हमको गुलाम नहीं किया यार? सका, हुंस, कुशान, चंगेज, तुर्क, पठान, तातिक, मंगोल, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेज, इतने लोगों से तो हम गुलाम रहे हैं। अंग्रेज तो सबसे लास्ट में आए, उससे पहले हम 1000 साल से गुलाम थे। और इन 1000 साल से गुलाम रहने वाले लोगों के अंदर एक डर पैदा हो गया था। अगर आप उस वक्त गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आकर अगर ये बोलते कि आओ चलो लाठी उठाओ और मेरे पीछे चलो, अंग्रेजों को खदेड़ देते हैं यहाँ से लाठी मार के, मैं गारंटी लेता हूं 4 लोग गांधी के पीछे नहीं आते। ऐसा नहीं है कि लोगों ने ऐसी कोशिश नहीं की थी। आर्म रेबिलियन हिंदुस्तान के अंदर हुए हैं, लेकिन वो सफल कितने हुए? हमने 1857 की क्रांति को देखा, कैसे पूरा हिंदुस्तान एक साथ आया। हमने अंग्रेजों को खदेड़ने की कोशिश की, लेकिन हमारे पास में कोई प्लानिंग नहीं थी, इसलिए हम विफल हो गए। उसके बाद भी छोटे छोटे प्रयास होते रहे, वो चाहे गदर पार्टी हो, चाहे दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस हो, वो अलग अलग अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस हो, बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी केस हुए, लेकिन उसको फाइनल हम रिजल्ट इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि हमारे पास में प्लानिंग नहीं थी, हमें पता नहीं था करना कैसे। गांधी ने इस सारी एनर्जी को चैनलाइज करना शुरू किया, और उस चैनलाइजेशन के लिए गांधी ने रास्ता निकाला सत्य और अहिंसा का, क्योंकि गांधी को पता है कि ये देश अभी लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए इस देश को पहले मजबूत करना पड़ेगा, इस देश को पहले पकाना पड़ेगा।
दूसरा, गांधी के ऊपर आरोप लगता है कि गांधी ने भगत सिंह की फांसी नहीं रुकवाई। मैं चाहता हूं कि आप भगत सिंह की जो चिट्ठियां हैं, जो भगत सिंह ने जेल में रहकर लिखी हैं, उसमें जो भगत सिंह ने आखिरी चिट्ठी जो अपने पिताजी को लिखी है, सरदार किशन सिंह जी को, मेरे ख्याल से अक्टूबर 1930 में उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है। आप उस चिट्ठी को पहले पढ़िए। हुआ क्या था, भगत सिंह के पिताजी ने अंग्रेजों से दरख्वास्त की थी कि उनके बेटे की फांसी टाल दी जाए। इस बात से नाराज होकर भगत सिंह अपने पिताजी को चिट्ठी लिखते हैं जेल से, और आप उस चिट्ठी की भाषा देखिए, आपको भाषा पढ़ के लगेगा कि भगत सिंह अपने पिताजी से कितने नाराज हैं। भगत सिंह उस चिट्ठी में बोलते हैं कि मुझे अब से पहले ये भ्रम था कि आप देशभक्त हैं, आप क्रांतिकारी हैं, लेकिन आपने मेरा आज ये भ्रम तोड़ दिया। भगत सिंह बोलते हैं कि आपको कोई अधिकार नहीं है मेरे हक में निर्णय लेने का, बिना मुझसे पूछे। आपको कोई अधिकार नहीं है, मैं अपनी इच्छा से फांसी चढ़ना चाहता हूं। आप होते कौन है इसको रुकवाने के लिए? आप एक बात को समझिए, 23 साल की उम्र में ये लोग जो उस वक्त क्रांति की लड़ाई लड़ रहे थे, ये बड़े लॉन्ग टर्म विजनरी लोग थे। ये बड़ी छोटी सोच नहीं रखते थे कि आज मेरी फांसी रुक जाए, कल क्या होने वाला है। भगत सिंह जब वो लड़ाई लड़ रहे थे, भगत सिंह को पता था कि अब से 100 साल बाद आज मैं जो काम करूंगा उसका नतीजा अब से 100 साल बाद क्या निकलने वाला है। भगत सिंह को पता था कि मैं पॉपुलैरिटी के पीक पे हूं और ये सही समय है इस दुनिया को छोड़ने का, ताकि मेरे जाने के बाद में एक दूसरा जन आंदोलन खड़ा हो। इसलिए भगत सिंह अपने पिताजी के भी खिलाफ बोलते हैं कि आप मेरी फांसी रुकवाना क्यों चाह रहे हैं। तो आपको लगता है क्या ऐसा कि जो भगत सिंह अपने पिताजी का विरोध कर रहे हैं फांसी रुकवाने पे, क्या वो गांधी का समर्थन कर देते? क्या वो गांधी की इस बात से एग्री कर जाते कि आप मेरी फांसी रुकवा दीजिए? उसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि गांधी ने प्रयास नहीं किया, तो मैं आपको बता देता हूं, आप जाकर 1931 का गांधी इरविन पैक्ट पढ़िए, आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, आप स्पेक्ट्रम उठाइए, स्पेक्ट्रम में आप पढ़ लीजिए। आपको पता चलेगा कि गांधी ने जो शर्तें इरविन के आगे रखी हैं, उन शर्तों में जो 3 ना माने गई वाली शर्तें हैं, जिनको इरविन ने मानने से मना कर दिया था, उसमें से एक शर्त ये भी थी जो गांधी ने इरविन के सामने रखी थी कि आप भगत सिंह की फांसी रुकवा दीजिए। लेकिन इरविन ने इस बात को मानने से मना कर दिया। तो क्या आपको अब भी लगता है कि गांधी ने प्रयास नहीं किया भगत सिंह की फांसी रुकवाने का? दूसरी बात जो गांधी के बारे में कही जाती है वो ये कि गांधी डरपोक किस्म के लीडर रहे। हमने क्या किया, हमने अहिंसा को डर के साथ में कनेक्ट कर दिया। हमें लगता है जो अहिंसा की बात करता है वो बड़ा डरने वाला इंसान है, लेकिन ऐसा है नहीं। आपको गांधी के साहस का तब पता चलेगा जब आप 1916 में उनका जो पहला भाषण है जो उन्होंने दिया है बीएचयू के अंदर, जब आप उस भाषण को पढ़ेंगे, आपको गांधी की हिम्मत का पता तब चलेगा जब वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए इंग्लैंड गए हैं और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री की आंखों में आंख डालकर जब गांधी बोलते हैं, नॉट ओनली माइन क्लोथ्स माय लॉर्ड, द क्लोथ्स ऑफ माय एंटायर कंट्री हैज टेकन बाय यू। आपको गांधी की हिम्मत का पता तब चलेगा जब वो अकेला फकीर आदमी सारे अंग्रेजों को आंख दिखाने के लिए हिम्मत कर लिया करता था। गांधी डरपोक नहीं थे, गांधी का काम करने का तरीका अलग था। देखिए क्या है कि हम बहुत माइनर तरीके से सोचते हैं। जैसे एक बहुत सारे लोगों का यह भी कहना है कि फादर ऑफ नेशन गांधी को क्यों बोला जाता है। जो विरोध करने वाले हैं गांधी को, उनको इस बात से भी शिकायत है कि फादर ऑफ नेशन क्यों बोलते हैं। क्या गांधी ने खुद को ये उपाधि दी थी फादर ऑफ नेशन की? 1944 में सिंगापुर से अपने रेडियो स्टेशन से बात करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहली बार गांधी को फादर ऑफ नेशन कहा था। हम सब ये भी जानते हैं कि 1939 में गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में मतभेद हुए थे। उसकी वजह से सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस छोड़नी पड़ी थी और हिंदुस्तान छोड़ के जाना पड़ा था। लेकिन यह बात समझने वाली है, इन लोगों के मतभेद थे, मनभेद नहीं थे। इन लोगों को यह बात अच्छे से पता थी कि जो सामने वाला काम कर रहा है, भले ही मेरी इसकी विचारधारा नहीं मिलती, लेकिन जो वो काम कर रहा है वो बड़े दिल से कर रहा है और बड़े अच्छा कर रहा है मेरे देश के लिए। इसलिए सुभाष चंद्र बोस इतने मतभेद होने के बावजूद गांधी को बोलते हैं फादर ऑफ नेशन। गांधी ने खुद को कोई उपाधि नहीं दी। आप बोलते हैं कि आप एक अंदाजा लगाइए आप गांधी का। 1947 में जब भारत आजाद हो गया, नेहरू जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बन गए, जिन्ना को पाकिस्तान मिल गया, पटेल साहब गृह मंत्री बन गए। गांधी को कौन सा पद दिया आपने? गांधी ने कौन सा पद लिया? जब आप सब लोग अपनी अपनी कुर्सियां संभालने में बिजी थे, गांधी नवाखेली में बंगाल में जाके अमरण अनशन कर रहे थे ताकि ये जो हिंसा चल रही है हिंदू और मुसलमानों के बीच में वो रुक सके।
वो आदमी 78 साल की उम्र में आमरण अनशन कर रहा है ताकि हिंदुस्तान के लोग आपस में लड़ना बंद कर दें। और आज हम उसको हिंदू भी गाली देते हैं, मुसलमान भी गाली देते हैं। हमारे लिए क्या किया, हमारे लिए क्या किया। सर मुझे लगता है कि गांधी को समझना चाहिए, हमें और ज्यादा गांधी के बारे में पढ़ना चाहिए, क्योंकि गांधी इस देश की आत्मा का प्राण है। आपको लगता है ऐसा कि आप किसी के खिलाफ हथियार उठाकर बहुत हिम्मत वाले बन जाएंगे, लेकिन यह आसान काम नहीं है। इट इज नॉट इजी टू फाइट अगेंस्ट स्टेट। आप आज भी कोशिश करके देख लीजिए। आप एक बात बताइए, गांधी को इस दुनिया से गए हुए तो हो गए, बहुत साल हो गए, 70-80 साल के आसपास होने वाले गांधी को इस दुनिया से गए हुए। हम आज भी पीसफुल प्रोटेस्ट की बात क्यों करते हैं? आपने देखा किसान आंदोलन चला लगभग पिछले 1-1.5 साल पहले, लगभग 1 साल वो आंदोलन चला। सरकार कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी उस आंदोलन का। एक दिन आपने स्टेट के खिलाफ में आवाज उठाई, 26 जनवरी को आपने हिंसा की और उसी दिन आपको पीट दिया गया। क्यों कहा जाता है कि पीसफुल प्रोटेस्ट कीजिए, आपको सरकार कुछ टच नहीं कर सकती? क्योंकि यू कैन नॉट फाइट अगेंस्ट स्टेट, इट इज नॉट दैट इजी। ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि गांधी ने जो हमें हथियार दिए हैं, उन हथियारों का प्रयोग आज भी हो रहा है, वो चाहे अन्ना का आंदोलन हो या चाहे कोई भी हो। अभी भी सोनम वांगचुक लद्दाख से दिल्ली आ रहे थे पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए, सरकार ने उनको डिटेन कर लिया, बिकॉज यू कैन नॉट फाइट अगेंस्ट स्टेट। और पीसफुल प्रोटेस्ट करने आ रहे थे तो जाके केवल डिटेन किया है। अगर गलती से बंदूक लेके आते तो वहीं मार दिए जाते रास्ते में। तो क्या इसका मतलब यह है कि गांधी में कोई कमियां नहीं है? बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा। क्या इसका मतलब यह है कि गांधी इज अबव फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म? नहीं, बिल्कुल नहीं। बट देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन क्रिटिसाइजिंग समवन एंड अब्यूजिंग समवन। हम जो करते हैं वो गांधी को गाली देते हैं, क्रिटिसाइज नहीं करते हैं। क्रिटिसिज्म करने से पहले हमें एनालाइज करना पड़ता है, उस आदमी के काम को जानना पड़ता है। लेकिन हम आदमी के काम को जानने में बिल्कुल इच्छुक नहीं है, हम उसको गाली देने में बड़े इच्छुक हैं, क्योंकि एक विचारधारा इस देश में सेट की गई। आपको यह भी बता दूं, गांधी को गाली देने का चलन इतना ज्यादा क्यों चला? जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां किसी भी देश के अंदर हुआ करती हैं, उन पॉलिटिकल पार्टीज के अपनी आइडियोलॉजी होती है, और हिस्ट्री के अंदर उस आइडियोलॉजी से मिलते हुए कुछ लीडर हुआ करते हैं। जैसे कांग्रेस बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रही है गांधी नाम के ऊपर। हालांकि जो अभी वाली जो गांधी फैमिली है, उसका महात्मा गांधी की फैमिली से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन वो नाम उन्होंने वहां से कैरी कर लिया। इसलिए कांग्रेस को लोग जोड़ के देखते हैं महात्मा गांधी से। जबकि एक आपको मजेदार बात बता दूं, हिंदुस्तान आजाद होते ही गांधी ने सबसे पहला सजेशन ये दिया था कि अब कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन फिर भी कांग्रेस चलती रही। अब जो अपोजिशन की जो पार्टी थी, उनकी समझ में ये आया कि अगर कांग्रेस को पहले बदनाम करना है, अगर कांग्रेस को दुनिया की नजरों में, हिंदुस्तानियों की नजरों में गिराना है, तो पहले गांधी को गिराना पड़ेगा। और इस तरह से गांधी के खिलाफ एक मुहिम शुरू हुई, और उस मुहिम का नतीजा आज हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान का 6ठी कक्षा का बच्चा, 10वीं कक्षा का बच्चा जो अपने एग्जाम पास नहीं कर पा रहा, वो सुबह उठते ही गांधी को गाली देना शुरू कर देता। हम जैसा आदमी जो रोड पर खड़े हुए कांस्टेबल को देखकर डर जाता है, एक भ्रष्ट दरोगा की आंख में आंख डालकर बात नहीं कर पाता, वो रोज सुबह उठकर गांधी को गरियाना शुरू कर देता है। पार्टियों ने अपने अपने मानक चुने, और जिस आइडियोलॉजी के साथ में उनका पास्ट वाला लीडर मिलता था, उन्होंने उसको बड़ा ग्लोरीफाई करना शुरू किया। इसलिए आप देखेंगे भाजपा ग्लोरीफाई करती है पटेल को, भाजपा ग्लोरीफाई करती है नाथूराम गोडसे को, क्योंकि आइडियोलॉजीज मैच हो रही है। और उस आइडियोलॉजी के चक्कर में गांधी का नुकसान हुआ। एक जो हीरा था जिसकी पूरी दुनिया तारीफ करती थी, आपको मैं बताऊं, उस समय के जो बेस्ट ब्रेन थे दुनिया के अंदर, वो सब लोग गांधी के मुरीद थे। एल्बर्ट आइंस्टीन ने तो एक बार ये तक कहा कि कुछ साल बाद ये दुनिया इस बात को मानने से इनकार कर देगी कि गांधी जैसा हाड़ मास का पुतला इस धरती पर चलता है। उनका कहना यह था कि लोगों को विश्वास तक नहीं होगा कि क्या कोई ऐसा भी आदमी हुआ जो अपने दम पर इतना बड़ा एक मास मूवमेंट क्रिएट कर दिया करता था, अपने इकलौते के दम पे। आप सोच के देखिए, गांधी तो बैरिस्टर थे, पूरी जिंदगी अपना सूट पैंट में निकाल सकते थे, और लीडर भी थे जो अच्छा खासा कपड़ा पहनते थे, लेकिन उस आदमी ने अकेली लंगोटी में पूरी दुनिया कवर की है, पूरा हिंदुस्तान अकेली लंगोटी में। और उस आदमी का कहना यह था कि मैं जिस जनमानस का लीडर हूं, उस जनमानस के जो कपड़े होंगे मैं वही पहनने वाला हूं, और ये एक अच्छे लीडर की पहचान है।
आप आज भी देखते हैं मोदी जी अगर नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे नॉर्थ ईस्ट की टोपी लगा लेंगे, वो पंजाब जाएंगे पगड़ी पहन के बैठ जाएंगे। कारण उसका यही है क्योंकि आपको कनेक्ट करना पड़ेगा ना लोगों के साथ में। गांधी को समझ में आया कि ये देश जिसके पास में खाने का भी पैसा नहीं है, जिसके पास में पहनने के लिए कपड़े नहीं है, अगर उस देश का मुझे अगर लीडर बनना है तो मैं कोट पैंट पहन के नहीं बन सकता, मुझे भी लंगोटी में आना पड़ेगा। और उस आदमी ने लंगोटी धारण की और वो लंगोटी में घूमा। तो मैं ये कह रहा था, क्या इसका मतलब ये हो गया कि गांधी को क्रिटिसाइज नहीं किया जाए? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। हम तो सबको क्रिटिसाइज करते हैं, हमने अपने भगवान तक को क्रिटिसाइज किया है। आप चले जाइए हिंदुस्तान के गाँव में, आपको चौराहे पर बैठा हुआ एक बूढ़ा कोई बता ही देगा कि भगवान राम में कितनी कमियां थी, भगवान कृष्ण में कितनी कमियां थी। तो हम तो भगवानों के अंदर कमियां निकाल देते हैं, फिर गांधी तो चीज क्या है? जरूर आप क्रिटिसाइज कीजिए, लेकिन जो आप पढ़ी लिखी जनता है, जो पढ़ा लिखा जनमानस है, उससे मेरी दरख्वास्त यह है कि गांधी को क्रिटिसाइज करने से पहले पढ़ लीजिए। गांधी के अंदर बहुत सारी कमियां हैं, मैं उस बात को नकारता नहीं। गांधी ने जो अपने ब्रह्मचर्य के साथ में एक्सपेरिमेंट किए हैं वो बहुत गलत है, उसका जितना विरोध की जाए वो कम है। आपको गांधी का विरोध करना, आप पढ़िए भीमराव अंबेडकर की एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, आपको बहुत मैटर मिल जाएगा गांधी के खिलाफ बोलने के लिए। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, गांधी को नकारिए मत। इस देश को बहुत कुछ सीखना है गांधी से, और अगर हम गांधी को सिर्फ गाली देने में अगर निकाल देंगे तो वो जो सीख जो हम सकते हैं गांधी से वो खत्म हो जाएगी। तो आप ज्यादा से ज्यादा गांधी को पढ़िए, गांधी की ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, गांधी के जो लेटर्स उन्होंने लिखे हैं वो पढ़िए, गांधी के विरोध में भी पढ़िए, लेकिन एक अच्छे सोर्स से पढ़िए। आप भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ पढ़िए, वो आपको वैलिड सोर्स देंगे, वो आपको वैलिड रीजन देंगे गांधी के खिलाफ क्यों बोलना है। लेकिन बिना सोचे समझे सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज पढ़ के गांधी को गाली देना, ये तो सही बात नहीं है, तो जायज नहीं है। गांधी बहुत बड़ा नाम है, सुभाष बोस बहुत बड़े नाम है, भगत सिंह बहुत बड़े नाम है, ये हमारे घर के बड़े बूढ़े हैं। इन्होंने जो किया उस सबको हाथ जोड़कर स्वीकार कीजिए, और इन सब लोगों से कहिए कि महाराज आपने इस देश को जहां तक लेके आए हैं आपकी बड़ी कृपा रही, और अब हमारे जिम्मेदारी है, हमारे कंधों पे जिम्मेदारी है कि इस देश की नैया अब हमारे कंधों पे, हम इसको पार लगाएं। बहुत लंबी बातचीत हो गई, 17 मिनट की बात होगी। मैं क्या करूं, ऐसी मेरे मन में आ रहा था ये सब करना। तो बस मैं यही कहूँगा यार, पता नहीं तुम देखोगे भी नहीं 17 मिनट तक, तो कौन ही देख पाता ये सारी चीज़ें। ठीक है, देखोगे तो बहुत अच्छा, नहीं भी देखोगे कोई बात नहीं। बाकी मेरे मन में जो बातें थी वो मैंने आपको बोल दी, तो बाकी आपके ऊपर है, सब आपके ऊपर है। आपको जो जिस हिसाब की अपनी मानसिकता बनानी है, जिस हिसाब की अपनी विचारधारा बनानी है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने एंड तक देखा है तो प्रणाम आपको। चलिए।